ओरल कम्युनिकेशन। सही है। पहला टॉपिक हमारा है सीक एंड ऑफर एडवाइस। यानी जब आपको एडवाइस चाहिए या आप किसी को एडवाइस देते हैं तो आप किस किस्म के जुमले बोलते हैं। अब देखिए आपके पास बुक के अंदर दो बच्चियों की कम्युनिकेशन दिखाई गई है। एक पहली है आमना और दूसरी कौन है? समीना। ठीक है, आमना कह रही अस्मा है। पहली का नाम क्या है? अस्मा और दूसरी का नाम समीना। अस्मा कह रही समीना व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव माई रिज़ल्ट। ये जुमला है व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। इस डू की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। व्हाट शुड आई ईट, मैं क्या खाऊं। व्हाट शुड आई वेयर, मैं क्या पहनूं। सही है। व्हाट शुड आई रीड, मैं क्या पढ़ूं। टू इम्प्रूव माई रिजल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रूव। आप इम्प्रूव की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। माई रिजल्ट, रिजल्ट की जगह भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो एडवाइस तलब करने के लिए ये जुमला बोला जाता है व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव माई रिजल्ट। व्हाट शुड आई ईट टू इम्प्रूव माई हेल्थ। सही है। व्हाट शुड आई ईट टू डिक्रीज माई, आपको मोटापा हो गया है, मोटापे को क्या बोलते हैं? टू डिक्रीज माई फेट। सही। अब आपको इसमें डू और इम्प्रूव के तब्दील करके आप अपने लिए जो भी एडवाइस मांगना चाहते हैं वो आप मांग सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके देखिए जवाब में क्या बोला है समीना ने। समीना के लिए यू शुड। अब जब भी आप, एक तो शुड का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, तो वो क्या कहती है? यू शुड, आपको चाहिए क्या करें, जो भी करने के लिए कहा जाए यहाँ वो वर्ब आएगा। शेड्यूल योर टाइम वाइजली, आपको चाहिए कि अपना जो टाइम है उसको अक्लमंदी के साथ शेड्यूल करें। अस्मा इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, ये जुमला बोला जाता है। इफ़ आई वर यू आई वुड इन्वेस्ट। देखो ये जो जुमला है ना, इफ़ आई वर यू आई वुड, ये जो वुड है WOULD, ठीक है, ये इम्कानिया जुमला होता है। इम्कान, जब आप कहते हैं अगर ऐसा होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता, ना मैं हूँ ना मैं कर रहा हूँ। तो इन जुमलों को बोलने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? वुड। अच्छा, ये दोनों इसमें भी बोले जाते हैं और माजी के लिए भी बोले जाते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह वहाँ होता तो मैं ये करता। अगर माजी के लिए बोला जाए तो भी, हाल के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कह रही है इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आई वुड इन्वेस्ट मोर टाइम इन माई स्टडीज़ इंस्टीड ऑफ डिवोटिंग सो मच टाइम टू अदर एक्टिविटीज़। तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या करती? ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती स्टडीज़ में। और उस इंस्टीड लफ्ज़ इस्तेमाल क्या है इसमें? इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब बजाय इसके ऑफ डिवोटिंग सो मच टाइम टू अदर एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज़। ये था जनाब दो बच्चों का मुकालमा। अब एक्सरसाइज नीचे दी गई है। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है?
वो कहते हैं कि वर्क इन पेयर टू सीक एंड ऑफर एडवाइस फॉर द सिचुएशंस गिवन बिलो बाय टेकिंग टर्न्स। बारी बारी आप लोग ये नीचे जो सिचुएशन दी गई है इस सिचुएशन में एडवाइस तलब करें। स्टूडेंट ए नरेट सिचुएशन 1 एंड स्टूडेंट बी गिव्स एडवाइस। एक स्टूडेंट ये नरेशन जो है वो बोले और दूसरा स्टूडेंट एडवाइस दे, फिर यही काम वो दोनों आपस में करें। सही है। तो इसमें 3 नरेशन हैं, आप देखें 3 सिचुएशन दी गई हैं। पहली सिचुएशन क्या है? स्टूडेंट 1 कहता है आई एम हैविंग अ रियल प्रॉब्लम विद माई सिबलिंग्स। सिबलिंग किसे कहते हैं? घर के बहन भाई जो होते हैं, कज़न्स को भी सिबलिंग कहते हैं, ठीक है। घर में जो बहन भाई हैं आपके उन्हें भी क्या कहते हैं? सिबलिंग्स। और जो आपके कज़न वगैरह उनको भी क्या कहते हैं? सिबलिंग्स। आई एम हैविंग अ रियल प्रॉब्लम विद माई सिबलिंग्स। मुझे अपने सिबलिंग्स से बड़ा मसला है। आई लाइक टू कीप माई रूम क्लीन एंड टाइडी। मैं अपना रूम साफ़ सुथरा रखना चाहता हूँ और टाइडी। टाइडी का मतलब जो चीज़ जहाँ रखने की हो वो वहीं रखी जाए, तो हम कहते हैं रूम इज़ टाइडी। लेकिन जो चीज़ जहाँ रखने की वहाँ नहीं रखी गई है, इधर फेंक दी उधर फेंक दी, जूते वहाँ पड़े हैं कपड़े वहाँ पड़े हैं, तो साफ़ सुथरा तो है लेकिन टाइडी नहीं है। तो लफ्ज़ टाइडी का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। बट माई ब्रदर और सिस्टर इज़ वेरी मैसी। मैसी किसे कहते हैं? गड़बड़ फैलाने वाले को, ठीक है। माई ब्रदर एंड सिस्टर्स और सब सिबलिंग्स आर मैसी। शी और ही थ्रोज हर क्लॉथ्स और हिज क्लॉथ्स एंड स्टफ ऑल ओवर द प्लेसेस एंड एवरी टाइम आई हैव टू क्लीन अप द मैस क्रिएटेड बाय देम। व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? ये है जुमला, ये है सिचुएशन। तो अब आप उसको कैसे जवाब देंगे? ये सवाल है, पूछा गया व्हाट शुड आई डू। आई वुड लाइक टू मैनेज माई रूम। सही है। माई रूम इज़ नॉट क्लीन एंड टाइडी बिकॉज माई सिबलिंग्स मेक मैस, MESS, मैस, गड़बड़ कर देते हैं, फैला देते हैं। हाउ कैन आई टॉक दैम टू इम्प्रूव द क्लीनिनेस एंड टाइडीनेस ऑफ माई रूम? वो ये पूछना चाहता है व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। आपके ख्याल में क्या हम उसको जो है वो एडवाइस देंगे? आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करते? उनको समझाते? सही है। क्या समझाते? जो चीज़ें उनको उनकी जगह पे रखें, उनको समझ में आ जाती है ये बात आसानी से? नहीं आती। तो उनको दरअसल आपको कोई रीज़न देना पड़ेगा, ऐसी बात बतानी पड़ेगी कि जो जिससे वो आपकी बात से मुतासिर हों। तो क्या बतानी पड़ेगी? आप ये भी बता सकते हैं कि भाई देखो सफाई सुथराई रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला सफाई सुथराई रखने से खुश होता है। तो ये हो सकता है उनको असर करे। अगर सफाई सुथराई नहीं रखोगे तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो आपके रूम अनटाइडी जब होता है, सही है, यानी आपने अगर चीज़ जगह पे नहीं रखी, जहाँ पर रखने की है वहाँ पे नहीं रखी, तो क्या होगा? अगली बार आपको जाना होगा और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही होगी, तो आपका टाइम क्या होगा? बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप टाइम को वेस्टेज से बचाना चाहते हैं तो आप क्या करें? अपने रूम को टाइडी रखें। सही, जो चीज़ जहाँ की है वहीं उसे रखें, ठीक है। तो शनाख्ती कार्ड जहाँ रखा होता है, जहाँ रखने की जगह है वहीं रखा जाए। अगर आपने वो शनाख्ती कार्ड वहाँ से निकाल के कहीं और रख दिया, सही है, मतलब सोते सोते आपने बोला तकिए के नीचे रख देता हूँ, तकिए के नीचे रख दिया और पता चला तकिए के नीचे से बैठ के साइड पे चला गया। अब आपको ऐन वक्त पर ज़रूरत पड़ गई किसकी? शनाख्ती। अब क्या होगा? अब तो आपको शनाख्ती कार्ड नहीं मिलेगा और आप फंस जाएंगे। तो जो टाइडनेस है, टाइडीनेस है, यानी आप अपने कमरे की, अपने घर की जो सफाई सुथराई रखते हैं उससे आपको टाइम की बचत होती है। ये हम एडवाइस देंगे उससे। हमारे जो सिबलिंग्स हैं उनको ये बताएंगे कि इफ़ यू मेक योर रूम टाइडी, यू एक्चुअली मेक योर टाइम एक्टिवली यूजेबल। और अगर ऐसा नहीं होगा तो टाइम को क्या होगा? फिर ज़ाया होगा ढूंढने में। हर वक्त आप ढूंढ रहे होंगे। अभी भी देखा होगा आपने अपने घर में भी, सुबह सुबह के वक्त जब स्कूल निकलना होता है
बच्चे क्या कर रहे होते हैं, सब ढूंढ रहे होते हैं, मोज़े कहाँ हैं, टाई कहाँ है, मुझे बैग नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह क्या है कि वो क्लीनलीनेस के साथ साथ टाइटनेस को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। तो ये था आपका पहला। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये, अब आपको क्या करना है, ये सिचुएशन भी लिखनी है और इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या एडवाइस देंगे वो भी आपको 1-2 जुमलों में लिखनी है खुद से, सही। और उसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे, ये यू शुड डैश, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता, ऐसे करके आप खुद लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 2। आई स्टडी एट द गवर्नमेंट हाई स्कूल दादू। We have our final exam in 2 weeks. I am very worried about my best friend. He does not concentrate his studies and waste his time. How can I make him understand the importance of studying? तो एक हमारा दोस्त है दादू में, हमारे इम्तिहान होने वाले हैं, 2 हफ्ते रह गए हैं, वो पढ़ता बिल्कुल नहीं है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि टाइम को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए भी आप क्या बात कर सकते हैं उससे कि भाई वक्त जो है वो बहुत करीब आ गया, इम्तिहान का 2 हफ्ते रह गए हैं और अगर तुमने नहीं पढ़ा तो पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी और तुम फेल हो जाओगे इम्तिहान में। तुम्हारे वालिदैन बड़ी उम्मीद लगा के तुम्हें पढ़ा रहे हैं और अगर तुम फेल हो जाओगे तो उनके सारे ख्वाब टूट जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह का जवाब आपको खुद लिखना है इंग्लिश के अंदर कि मैं उसको क्या एडवाइस दूँ। तो आप बोलें यू शुड फोकस in your studies because there are only 2 weeks left in our examination. If you will not या would not का इस्तेमाल है, if you would not make progress in your studies, maybe हो सकता है कि आप क्या हो जाओ, फेल हो जाओ, you will be fail in your exam। इस तरह से एडवाइस आपको इसके जवाब में लिखनी है। तीसरी सिचुएशन, I am a student of class 10th, I want to be an artist। मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ। हाला इज़ फेमस फॉर इट्स रिच आर्टिस्टिक वर्क। हमारे सिंध का जो इलाका हाला है वो फेमस है आर्टिस्टिक वर्क के लिए। एंड आई वांट टू ऐड टू दिस रिच हेरिटेज। मैं इस विरसे में, हेरिटेज में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। माई प्रॉब्लम इज़ दैट माई पेरेंट्स वांट मी टू गो टू अ मेडिकल कॉलेज एंड बी अ डॉक्टर। मेरे अम्मा अब्बा कह रहे हैं कि आप डॉक्टर बनो। आई डो नॉट वांट टू हर्ट माई पेरेंट्स फीलिंग। मैं अपने पेरेंट्स की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता। हाउ कैन आई कन्विंस देम। मैं उन्हें कैसे कन्विंस करूं। जी सर, ये सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे। सही, आप बनना चाहते हैं आर्टिस्ट और वो क्या बनाना चाहते हैं, डॉक्टर। अब आप उनको कैसे बताएंगे कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। या वो बोलेंगे आर्टिस्ट जो है वो बेकार आदमी होता है, उसकी कोई लाइफ नहीं होती, वो पैसे भी नहीं कमा सकता। डॉक्टर तो बहुत अच्छा आदमी होता है, माशरे में उसकी बड़ी इज्जत होती है, पैसे भी उसको बहुत मिलते हैं, तो अपनी फैमिली भी मैनेज कर सकता है। आर्टिस्ट की तो कोई लाइफ ही नहीं है। अब सही है, तो आपको अब ये जानना पड़ेगा ना कि आर्टिस्ट जो बनना है वो ज़रूरी क्यों है, उसके क्या फ़वाइद हैं। ये जाने बगैर तो आप अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं कर सकते। अगर आप सिंपल बोलेंगे मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और मुझे डॉक्टर नहीं बनना, बोलेंगे नहीं आप डॉक्टर ही बनो, आर्टिस्ट बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए आपके पास कुछ दलाइल होने चाहिए। सही है, पुराने ज़माने के आर्टिस्ट में और आज के आर्टिस्ट में फ़र्क आप तलाश करने की कोशिश कीजिए। आर्टिस्ट को देखिए कि वो कितने पैसे कमाता है, फाइनेंशियली अपने आप को मैनेज कर लेता है या नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर सवाल यही पेरेंट्स उठाते हैं कि भाई तुम फाइनेंशियली कैसे मैनेज करोगे, शादी हो जाएगी तुम्हारी, फैमिली को कैसे तुम सर्वाइव करोगे। तो आपको ये बताना होगा आर्टिस्ट की तो सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, कि आर्टिस्ट को जो है वो बहुत उसकी डिमांड है सारी दुनिया में। तो ये पहले आपको नेट पे जाके ख़ुद अपने बारे में देखना पड़ेगा कि आपकी जो फील्ड जो आप मुंतखब करना चाह रहे हैं वो फील्ड किस कदर अहम है। अगर वो फील्ड अहम है और उसके पास दलाइल हैं आपके पास, तो फिर आप अपने वालिदैन को भी प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और होती है, मेरे सामने भी एक बच्चे ने एक दफ़ा यही बात
एक पेरेंट के साथ इश्यूज़ आ गए थे। उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप इस मसले को कैसे हल करेंगे। तो उन्होंने अपने बच्चे को ओ लेवल में दाखिला कराया और उसने बड़े अच्छे नंबर से ओ लेवल पास किया, और उसके बाद उसको उन्होंने डाल दिया ए लेवल में, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोल दें आप, लेकिन ये पढ़ाई ज़रा मुश्किल होती है और बाहर की स्टडीज़ होती है ए लेवल। तो वो ए लेवल में बच्चा पढ़ रहा था और उसका आखिरी साल था, और वो यहाँ आके खड़ा हो गया था कि मैं एक्चुअली मैं गुलूकार बनना चाहता हूँ। मैं क्या बनना चाहता हूँ? गुलूकार। मेरा जो पैशन है वो मुझे पता चल गया है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, ये मेरा पैशन नहीं है। मेरा पैशन क्या है? गुलूकारी। ठीक है, तो मैं ये नहीं पढ़ूँगा, छोड़ दूँगा मैं, और ए लेवल करने के बाद मैं इससे छुट्टी कर दूँगा। वालिदैन का कहना था तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया तुम्हारे ऊपर, लाखों रुपए खर्च हो गए। उसने बोला मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनूँगा, मैं क्या बनूँगा? गुलूकार बनूँगा, मुझे आप किसी एकेडमी में दाखिल करा दें। तो काफ़ी उन लोगों की आपस में क्या हो गई? कन्फ्यूजन हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रा आएँ और आके हमारे बच्चे से बात करें। मैं गया, मैंने कहा भाई क्या आप बनना चाहते हो? उसने बोला मैं गुलूकार बनना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो गुलूकार बनना तो बहुत अच्छा है, आपको शौक़ है, आप गुलूकार बने। लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कि गुलूकार जो है वो आपका शौक़ है, सही है। सवाल ये है वालिदैन की नज़र में कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। गुलूकारी तो आप प्रोफेशन के साथ साथ भी कर सकते हैं। यानी मैं एक टीचर हूँ, गाने का मुझे शौक़ है, सही। शौक़ के लिए कोई मुझे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। मैं जितना टाइम लगाऊँ, आधा दिन लगा दूँ अपने शौक़ पे, लेकिन मुझे अपनी प्रोफेशन को भी मैनेज करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मतलब पूरी कौम के अंदर 6-8 लोग होते हैं जो उस गुलूकारी के प्रोफेशन से लाखों कमाते हैं। ज़्यादा थोड़ी होते हैं। हर गली मोहल्ले में गुलूकार मौजूद है क्या? गुलूकारी कोई शोबा है जिससे लोग पैसे कमाते हैं? कितने लोग गुलूकार हैं? 25 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो इस शोबे से पैसे कमाते हैं, लेकिन वो भी बेचारे कमा नहीं पाते। उनके घर में जाके देखो बड़े हालात ख़राब हैं। तो मैंने उससे ये वाली कम्युनिकेशन, मैंने कहा हमें इससे कोई एतराज़ नहीं कि आपका शौक़ क्या है, और अच्छा शौक़ है, शौक़ में कोई इशू नहीं है। असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या होगा, तुम पैसे किससे कमाओगे। मैंने कहा आपके वालिदैन ये चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, तो आप अपने प्रोफेशन को ये वाला रखो, और अपना जो शौक़ है आपका, उसने यही कहा कि सर जब मैं प्रोफेशन ये वाला रखूँगा और इसमें घुस जाऊँगा तो फिर मैं गा थोड़ी पाऊँगा, ना मेरे पास इतना टाइम होगा। मैंने कहा नहीं, इसमें आप टाइम को मैनेज कर लो, दिन के 2 घंटे 3 घंटे आप अपने शौक़ के लिए रख लो, बाकी आप अपनी पढ़ाई के लिए रख लो। तो काफ़ी कम्युनिकेशन के बाद ये बात उसको समझ में आ गई कि मैं पढ़ने के साथ साथ और किसी प्रोफेशन के साथ साथ अपने शौक़ को जारी रख सकता हूँ। फिर मैंने उसको ये भी कहा तुम एकेडमी में दाखिला लेना चाहते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अब यहाँ एकेडमी कहाँ है? कराची में तो नहीं है, अगर आप यहाँ से लाहौर जाते हो तो वहाँ बहुत सारी एकेडमीज़ हैं। फिर मैंने उसको कंप्यूटर पे बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर लर्निंग की जो सीरीज़ थी वो दिखाएंगे, भाई तुम इससे सीख सकते हो। तो मैंने उसको फिर थोड़ा सा कुछ दिन तक पीछे से सपोर्ट भी दिया। मैंने देखा कि जब उसने वो देखा ना लर्निंग का पूरा आइडिया कि भाई लर्निंग है तो उसको सारे गामा सीखना पड़ेगा, उसको रिदम सीखना पड़ेगा, उसको ये सीखना पड़ेगा, और उसके अंदर जब उसने डेप्थ में गया उसको लर्निंग में, तो उसको बहुत अजीब सी फीलिंग होने लग गई। बोला ये बहुत मुश्किल काम है ये मैं। तो मैंने देखा कि 6-8 महीने के बाद उसका ये वाला जो शौक़ था कि मैं गुलूकार बनूँगा, वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। क्योंकि बात ऐसी होती है कि आपको देखा देखी या कहीं से आपने सुना होता है या किसी से इंस्पिरेशन लेकर आप अपने अंदर एक शौक़ समझते हो कि ये मुझे शौक़ है, ठीक है, लेकिन शौक़ वो होता नहीं है आपका, वो आर्जी शौक़ बन जाता है। ये जो बढ़ती हुई उम्र के स्टूडेंट हैं जैसे आप हैं, आप लोग भी किसी एक जगह पे अटके नहीं, तो भाई ये मेरा शौक़ है, पहले उसको देखें, स्टडी करें, समझें, गौर करें, और अंदर से आवाज़ को देखें वो क्या कह रही है। अगर वो 1-2 साल तक फिक्स रहता है और उसके अंदर आप काम करने के लिए आमादा रहते हैं, उसकी सख्तियों को, तलखियों को, मुश्किलात को पार कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका शौक़ है, ये आपको करना चाहिए।
लेकिन अगर आप थोड़ी सी सख्ती आती है, थोड़ी सी मुश्किल आती है और शौक़ आपका ख़त्म हो जाता है, बोला भाई हटा कौन करेगा ये, तो इसका मतलब आपका शौक़ जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये इस तरह से। अब इसके जवाब में तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई बात लिख सकते हैं इतनी बड़ी। ठीक है, ये थी जनाब आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 2.2 की। बस आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह 2.2 की दूसरी एक्सरसाइज पे बात करेंगे।